हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर नंबर 3 में आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मोटर्स। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अपना इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम को कवर कर लिया था। तो देखिए, विद्युत मोटर दो प्रकार की होती हैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक होती है हमारी डीसी मोटर और एक होती है हमारी एसी मोटर। डीसी मोटर में क्या होते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर होती है हमारी, सीरीज डीसी मोटर होती है, शंट डीसी मोटर होती है और कंपाउंड डीसी मोटर होती है। ठीक है, एसी में हमारी कौन कौन सी होती हैं, इंडक्शन मोटर्स आती हैं, सिंक्रोनस मोटर आती हैं और सिंगल फेज मोटर्स आती हैं। इंडक्शन मोटर हमारी कौन सी होती हैं, स्क्वायरल केज मोटर होती है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, सिंगल फेज मोटर होती है और हमारे पास होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। और उसके बाद हमारे पास आती हैं कम्यूटेटर मोटर्स। ठीक है, तो एसी मोटर कितने टाइप की होती हैं, एक इंडक्शन मोटर हो गई, दूसरी हमारी सिंक्रोनस मोटर हो गई और सिंगल फेज मोटर हो गई। सिंगल फेज में भी हमारी 3 मोटर्स आती हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ मोटर्स हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉसेज इन इंडक्शन मोटर की। क्या क्या लॉसेज होते हैं। जो सारा सिलेबस आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू BTPU सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। तो देखो क्या क्या लॉसेज होते हैं, कोर लॉसेज होते हैं। अब कोर लॉसेज किसकी वजह से होते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, इनकी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें एडी करंट जो होता है वो फ्लो होने लगता है। ठीक है, प्रवाहित होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, कोर हमारी हीट हो जाती है और उसमें कोर लॉस हो जाता है। ठीक है, एडी करंट की वजह से। नेक्स्ट हमारा लॉसेज है विंटेज ऑफ द फ्रिक्शन लॉसेज। देखो फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेज होते हैं, जो वायरिंग वगैरह हो रही होती है, जो आर्मेचर होते हैं, देखो ये सारे लॉसेज किस में होंगे, जो भी हम लोग क्या कहते हैं मोटर यूज़ कर रहे हैं, तो जो मोटर के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे मोटर में कोर होते हैं, ठीक है, स्टार्टर होता है, रोटर होता है, कम्यूटेटर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उन्हीं में वो लॉसेज होते हैं। ठीक है, तो ये लॉसेज किसके वजह से होते हैं, फ्रिक्शन के लॉसेज हैं। इस प्रकार की हानियाँ वायरिंग तथा कम्यूटेटर पर फ्रिक्शन एवं आर्मेचर में वायु घर्षण के कारण होती हैं। ठीक है, स्टेटर लॉस किसकी वजह से होते हैं, जो हमारे पास स्टेटर का प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस और करंट होता है, जिसे हम लोग क्या होते हैं I2R हानियाँ कहते हैं। रोटर लॉसेस किसकी वजह से होते हैं, जो रोटर होता है हमारे पास, जो रोटेट करता है मोटर के अंदर पार्ट, उसमें जो I2 तापन के रूप में होती है, उसमें यह रोटर प्रतिरोध एवं रोटर धारा पर निर्भर करती है। किस पर करती है, उसके करंट पर निर्भर करती है और साथ में किसके, उसके रेसिस्टेंस पर निर्भर करती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला होता है स्ट्रे लोड लॉसेज होता है। ये किसकी वजह से होते हैं, जो फ्लक्स होते हैं उनकी वजह से होता है। भार धाराओं द्वारा प्रेरित फ्लक्स के संरक्षण के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्सेस होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मोटर। मतलब जो हमारे पास एक मोटर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए, एनर्जी को सेव करनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन नहीं करना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो हमारी मोटर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि कम इनपुट में हमें क्या मिले, ज़्यादा आउटपुट मिले, यानी कि कम उसको इनपुट पावर दें और उससे हमें आउटपुट जो मिलना चाहिए वो ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ऐसी मोटर को हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी एफिशिएंट मोटर कहेंगे। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि पहला पैरामीटर होता है मोटर साइज़। मोटर का साइज़ क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए, मोटर का साइज़ अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोड। देखो मोटर का आकार इस प्रकार हो कि मोटर का लोड फैक्टर 65% टू 100% के बीच होना चाहिए। ठीक है, मोटर विशाल होने पर इसकी परिचालन दक्षता कम हो जाती है, यानी कि अगर ज़्यादा बड़ी मोटर हम लोग ले लेंगे तो उसकी वजह से उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम। इसीलिए हमें हमेशा स्टैंडर्ड साइज़ की मोटर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी मोटर हम लोग ले लेंगे तो उसके कारण क्या होगा, देखो उसमें लागत भी ज़्यादा खर्च आएगी। ठीक है, और सबसे मेन बात है उसकी पावर फैक्टर की उसमें समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। अगला इसमें हमारे पास पॉइंट है ऑपरेटिंग स्पीड। तो जो हमारे पास उच्च गति वाली मोटर होती हैं वो ज़्यादा इफिशिएंट होती हैं किनसे, जो कम गति वाली मोटर होती है, जो ज़्यादा तेज चलती हैं हमारी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास हाई इनर्स करंट। हाई इनर्स करंट क्या होता है, जिस करंट की फ्रीक्वेंसी जो होती है ज़्यादा होती है वो हमारी क्या होती है, हाई इनर्स करंट कहलाता है। इसको देखते हैं, ऊर्जा दक्ष मोटर कम प्रतिरोध गुण के कारण मानक मोटर की तुलना में उच्च धारा प्रदर्शित करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस उच्च धारा की अवधि बहुत कम होती है, जिसके यांत्रिक रक्षण यंत्र ट्रिप हो जाते हैं। जो भी हमारे पास जो यांत्रिक रक्षण यंत्र लगे हुए होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास ट्रिप हो जाते हैं। अतः ऊर्जा दक्ष मोटरों में चुंबकीय परिपथ रक्षक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ अ मोटर लोडिंग, यानी कि जो भी मोटर पर क्या आ रहे हैं, लोड आ रहे हैं, उसको हमें क्या करना है, देखना है किस किस टाइप के हमारे पास लोड आ रहे हैं, कैसे कैसे लोड्स आ रहे हैं जब हम अपनी मोटर को चला रहे हैं। ठीक है, मोटर पर क्या क्या लोडिंग हो रही है। तो पहले क्या है, बाय मेजरिंग द इनपुट करंट। तो आपको हमें क्या करना है, एस्टिमेशन बनाना है। ठीक है, जो मोटर पर लोडिंग हो रही है किसकी वजह से, जो भी हमारे मोटर पर लोडिंग हो रही है। तो पहले क्या हमारे पास मेजरिंग द इनपुट पावर, दूसरा मेजरिंग द लाइन करंट।
तो चलिए पहले देखते हैं इनपुट पावर। तो इनपुट पावर के लिए हम कर सकते हैं, ये देखो लोड परसेंटेज हो गई कि भाई कितना लोड हो रहा है, तो P1/P2 इंटू 100। P1 क्या होती है हमारे पास इनपुट पावर, कितनी हम उसको पावर दे रहे हैं इन किलोवाट में, और P2 क्या होगी हमारे पास इनपुट पावर इन किलोवाट रेटेड फुल लोड, जब हमारे पास क्या दे रखा है उसमें फुल लोड दे रखा है, क्योंकि मोटर पर दे रखा है कि भाई इतना लोड क्या सकती है सहन कर सकती है, तो रेटेड फुल लोड पे ठीक है वो हमारे पास पावर है, जितनी हम उसे पावर दे रहे हैं अपॉन जितना वो फुल लोड होता है इस पर। दूसरा क्या होता है हमारे पास मीजरिंग द लाइन करंट। तो देखो मीजरिंग लाइन करंट में हमारे पास जो लोड परसेंटेज होती है इनकी मोटर भारिता होती है वो कितनी होती है इनपुट लोड करंट अपॉन इनपुट रेटेड करंट, यानी कि जितना लोड का करंट आ रहा है अपॉन जितना उस पर रेटेड करंट है। तो यह विधि मोटर की 70% भार तक ही सीमित होती है। कितने भार तक होती है ये 75% तक, क्योंकि 75% भार के नीचे या पूर्ण भार पर शक्ति गुणांक घट जाता है इसका शक्ति गुणांक क्या घट जाएगा कितने, अगर 75 भार के नीचे या फिर उसके पूर्ण भार पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो ये सारे इलेक्ट्रिकल के हैं तो इसलिए हमें ज़्यादा इसमें वो नहीं करना है, डीपली नहीं पढ़ना है। दूसरा है हमारे पास स्लिप मेथड। तो स्लिप मेथड में क्या होता है स्लिप अपॉन NS माइनस NR इंटू 100, इससे हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। NS क्या होता है हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड होती है, और हमारे पास NR क्या होता है रोटर स्पीड होती है, क्योंकि मोटर के अंदर देखो क्या क्या लगा होता है, स्टार्टर लगा होता है, रोटर लगा होता है, क्यूमुलेटर्स लगे होते हैं, स्लिप रिंग्स वगैरह लगे होती हैं, सारी चीज़ें मोटर के अंदर लगी होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन इफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर विद लोडिंग। ठीक है, क्या क्या वेरिएशंस आते हैं इफिशिएंसी में और पावर फैक्टर विद लोडिंग। तो हम लोगों ने क्या कर रखा है कि इफिशिएंसी का देखो स्टूडेंट्स ग्राफ बना रखा है विद रिस्पेक्ट टू लोडिंग, और ये हमारे क्या दे रखे हैं पावर फैक्टर। तो जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं लोड को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं लोड को बढ़ा रहे हैं वैसे ही हमारी इफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इफिशिएंसी क्या हो रही है हमारी बढ़ती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा मतलब पीक वैल्यू पे पहुंचने के बाद फिर हमारा क्या होगा इफिशिएंसी घटने शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे हम क्या करेंगे लोड को बढ़ाते रहेंगे। तो जैसे जैसे हमारा पावर फैक्टर जैसे हमारे पास कितना 1 पावर फैक्टर है तो उस टाइम इफिशिएंसी ज़्यादा है, फिर 0.8 पावर फैक्टर है तो इफिशिएंसी कम है। ठीक है, तो थोड़ी और कम हुई, फिर और पावर फैक्टर कम हुआ तो इफिशिएंसी हमारी थोड़ी और कम हुई। ठीक है, चलिए देखते हैं। विद्युत मोटर को 50% से 100% रेटेड लोड पर चलाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि जो भी हमें मोटर को हम जो चलाते हैं वो किस तरीके से डिज़ाइन होती है कि वो 50% या 100% रेटेड लोड पर वो चल सकें। ठीक है, अधिकतम दक्षता आमतौर पर रेटेड लोड के 75, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कब आती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू किस लोड पर आती है जब उसे कितना लोड दिया जाए 75%, यानी कि जो इफिशिएंसी होगी वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब होगी जब उस पर लोड कितना होना चाहिए 75% होना चाहिए। देखो लिखा है अधिकतम दक्षता आमतौर पर रेटेड लोड के 75% के पास होती है। इसी प्रकार जैसे कि हम देखते हैं कि मान लो हमारे पास क्या 10 हॉर्स पावर की कोई मोटर है तो 5 से 10 हॉर्स पावर सक्रिय भार सीमा होगी, यानी कि इसकी लिमिट कितनी होगी 5 से 10 हॉर्स पावर तक जो होगा भार लोड हो हमारा रेटेड लोड हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, यानी कि पीक वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू कब मिलेगी उसके लिए, वो मिलेगी 7.5, यानी कि 75% के रेटेड लोड पर क्या मिलेगी उसकी इफिशिएंसी सबसे हाई मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे दक्षता बढ़ता है, जैसे मतलब दक्षता को बढ़ाते हैं यानी कि जैसे जैसे इफिशिएंसी हमारी बढ़ती है वैसे वैसे पावर फैक्टर भी हमारा क्या होता है बढ़ता है। देखो पॉइंट पहले कितना था हमारे पास 0.6 था, फिर 0.8 हुआ, फिर 1 हुआ। तो अगर पावर फैक्टर इंक्रीज़ करता है तो दक्षता भी उसके साथ बढ़ता है, जैसे ग्राफ में दिखाया गया था। यानी कि जैसे जैसे पावर फैक्टर हमारा इंक्रीज़ होगा उसी हिसाब से हमारी इफिशिएंसी भी क्या होगी इंक्रीज़ होती रहेगी। अब हमारा अगला टॉपिक है टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन अ मोटर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या टिप्स होती हैं एनर्जी सेविंग मोटर से, यानी कि जिस मोटर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो किस तरीके से हमारे पास एनर्जी की कंजप्शन को कम कर सकती है। हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे जो हमारी मोटर है वो ज़्यादा एनर्जी का यूज़ ना कर सके, तो ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम ना कर सके और जो आउटपुट मिले वो क्या मिले हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, देखो जिस वायर से यानी कि जिस तार से हम उसे कनेक्ट कर रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन दे रहे हैं हम उसे, तो वहाँ पर लॉसेस नहीं होने चाहिए। दूसरा क्या है, जो मोटर के अंदर जैसे कि रोटर है, स्टार्टर है, तो उनमें भी कोर है, ये सारे लॉसेस क्या हों कम। जितने ज़्यादा लॉसेस कम होंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमारी क्या होगी सेविंग होगी। तो लॉसेस क्या होने चाहिए हमेशा कम होने चाहिए। जितने हम लॉसेस को कम करेंगे उतनी अच्छा हमें क्या मिलेगा इफिशिएंसी मिलेगी और हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो देखिए विद्युत संचरण हानियों को कम करके, यानी कि जो भी हमारे पास
इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हैं, जो वायर है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, वो सारे कम करके, विद्युत मोटर की हानियों को कम करके, यानी कि जो मोटर वगैरह में जो भी हानियाँ हो रही हैं उनको कम करके, ठीक है, संचरण प्रणाली में यांत्रिक हानियों को घटाकर। तो जो भी लॉसेस होते हैं, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में हो रहे हो या फिर मोटर के अंदर हो रहे हैं, उन सारे लॉसेस को कम करके ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट मोटर का प्रयोग करके हमें ऐसी मोटर का यूज़ करना चाहिए जिसमें क्या कहते हैं, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट दे वो में, ठीक है। मोटर की रेटिंग और भार के उचित मिलान का प्रयोग करके, यानी कि जो मोटर की रेटिंग है और उसका लोड भी जितना आएगा उसके हिसाब से हमें करके ही हमें उसका यूज़ करना चाहिए। दूसरा, हाई पावर फैक्टर को बनाकर, यानी कि उसका जो पावर फैक्टर है वो लो पावर फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि अगर जब लो पावर फैक्टर होता है तो उससे हमारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो हमें जो मोटर लेनी चाहिए वो कैसे लेनी चाहिए, हाई पावर फैक्टर की लेनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।